गुड मॉर्निंग। आज हम ट्वेल्थ क्लास की भारत लोक और अर्थव्यवस्था इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जितने भी चैप्टर आएंगे वो हमारे सभी भारत से संबंधित होंगे। आज हमारा पहला लेसन है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। तो यहाँ ये सभी हम जो पढ़ेंगे वो सब भारत के बारे में यहाँ होगा। लोग किसी भी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। हमें पता है बिना लोगों के इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर लोग नहीं होंगे तो वो जगह किसी काम की नहीं। भारत अपनी 121 करोड़ 2011 के अनुसार ये जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या के बाद चीन के बाद विश्व में दूसरे सघनतम बसा हुआ देश है। तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। यहाँ एक प्रश्न बनता है हमारा कि भारत की वर्तमान जनसंख्या या भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है। तो 121 करोड़ है। और एक दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो दूसरा स्थान है भारत का। दूसरा स्थान इसलिए क्योंकि चीन पहली पोजीशन पे है। ठीक है। भारत की जनसंख्या उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। प्राय तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। हमें पता है जब जनसंख्या अधिक होगी और संसाधन सीमित होंगे तो वो उस पर दबाव डालेगी, प्रेशर पड़ता है। जैसे आजकल हम देख सकते हैं पानी की समस्या, एक परिवार में बहुत सारे मेंबर होते हैं और पानी कम आता है तो उससे उनकी ज़रूरत की पूर्ति नहीं हो पाती है और देश में अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। भारत के विचार से आपको क्या अनुभूति होती है, ये यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई होती हैं, उन्हें हम पढ़ सकते हैं। इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को प्रति 10 वर्ष बाद होने वाली जनगणना द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न बनता है, जनसंख्या के आंकड़े कितने वर्षों के अंतराल पर एकत्रित किए जाते हैं। तो कितने वर्षों के अंतराल पर एकत्रित किए जाते हैं, वो 10 वर्षों के अंतराल पर एकत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ एक और प्रश्न है हमारा, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी किंतु पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में संपन्न हुई। तो भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, ठीक है, तो 1872 में हुई थी। और यहाँ हम देख लें तो गवर्नर जनरल उस टाइम लॉर्ड मेयो थे, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और पहली संपूर्ण जनगणना, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस है। संपूर्ण जनगणना से मतलब है कि 1881 के बाद हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना शुरू हो गई थी और जब पहली बार जनगणना हुई थी तो वो 1872 में हुई थी। ये लॉर्ड मेयो के काल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1881 वाली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है। आगे देखो जनसंख्या का वितरण। चित्र 1.1 परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों का वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो हम देखें तो भारत में किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वो यूपी की है। उसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, उसके बाद बिहार का और उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हमारा एक नक्शा बना हुआ है जो 2011 की जनसंख्या वितरण को ये मैप दर्शा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ये बिंदु क्यों दिखा रखे हैं। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु दिखाए गए हैं। इन बिंदुओं का इसलिए दिखाया गया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का वितरण दिखाया गया है और कुछ जगह बिंदु बहुत गहरे हैं। तो यहाँ हमने एक पैमाना सेट किया है कि एक बिंदु 2 लाख व्यक्तियों को प्रेजेंट करता है। ठीक है। उसी हिसाब से जो जनसंख्या के आंकड़े हैं उन्हें बिंदु विधि के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये हमारे प्रैक्टिकल के लिए ज्योग्राफी में काम में आता है बिंदु मानचित्र। तो ये यहाँ बिंदु मानचित्र दिया गया है। देखिए हम आगे आ जाते हैं यहाँ पे कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश की जनसंख्या मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। 1.04 अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों की जनसंख्या का आकार इनके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। अब तो हमारे केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध को प्रकट करता है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, ये स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूप का निर्धारण करती है। देखो यहाँ कुछ कारक बताए गए हैं कि भौतिक कारकों का तो है ही,
इसके अलावा भूविन्यास और जल की उपलब्धता। देखो जहाँ पर हमने पुराने समय में पढ़ा है कि लगभग जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वो सभी कहाँ पर हुई, नदी घाटी क्षेत्रों में विकसित हुई। क्यों? क्योंकि जल एक सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है। इसके अलावा उच्चावच भी एक ज़रूरत है कि समतल स्थान पर लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और जल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोग ऐसे एरियो में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे हमें भरपूर मात्रा में पानी मिले। इसीलिए भारत के उत्तर भारत में जनसंख्या का अधिक निवास है, क्योंकि वो नदी घाटियों वाला क्षेत्र है। देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं इस नक्शे में, ये सारा हमारा गंगा यमुना वाला सारा क्षेत्र है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए हमारे जनसंख्या का सबसे ज़्यादा घनत्व यहाँ पर पाया जाता है। अभी अभी हमने पढ़ा भी था, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये हमारा यूपी है, यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आगे देखें, उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं, तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिण और मध्य भारत के राज्यों से आंतरिक जिलों, हिमालय, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि उत्तर भारत के मैदानों और डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात अधिक क्यों पाया जाता है? तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिख सकते हैं कि यहाँ पर भूविन्यास और जल की उपलब्धता के कारण जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। आगे देखें तो सिंचाई के विकास जो राजस्थान में हुआ है, हमें पता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो हमारी यहाँ से निकलती है, इस तरीके से हमारे गडरा रोड तक, बाड़मेर तक है, उसके आने के बाद इस क्षेत्र में क्या है, जनसंख्या का जमाव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कृषि के लिए अनुकूल दशाएं उपलब्ध हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोगों को जल भी मिला है, इस कारण से लोग इस क्षेत्र में रहने लगे हैं। हमें पता है कि ये मरुस्थल हमारा दुनिया का सबसे अधिक बसा हुआ मरुस्थल है। आगे देखें, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता जो झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र हमारा आता है, ये झारखंड वाला हिस्सा, यहाँ पर हमारा पूरा खनिज संसाधन जो है हमारा वो सारा यहाँ पर मिलता है, इसलिए जनसंख्या यहाँ पर अधिक मिलती है, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा यहाँ पर। परिवहन जाल का विकास प्रायद्वीपीय राज्यों में हुआ है, ये सारे हमारे प्रायद्वीपीय भारत, हमारा दक्षिण भारत सारा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। यहाँ पर हमारा रेल मार्गों का विकास हुआ है के परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या के क्षेत्र थे, विरल जनसंख्या यानी कि यहाँ पर पहले बहुत कम लोग रहते थे, इन सब चीज़ों का विकास होने के बाद यहाँ जनसंख्या बढ़ी है। वे अब जनसंख्या के मध्यम के उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में से महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव, कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव विशाल जनसंख्या सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। मैं बार बार बता ही रही हूँ कि नदी घाटी क्षेत्रों और तटीय प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ जल भरपूर मात्रा में यहाँ पर मिल रहा है, और औद्योगिकरण जहाँ पर होता है, जैसे छोटा नागपुर वाला जो क्षेत्र है झारखंड वाला, वहाँ पर जनसंख्या इसलिए ज़्यादा बसती है क्योंकि वहाँ उन्हें रोजगार मिलता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में बसने का कारण मुख्य रूप से यही है। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है, फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। देखो ये औद्योगिक क्षेत्र हैं हमारे, दिल्ली हम ले लें, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में यहाँ रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं। मुंबई लें तो यहाँ भी रोजगार की संभावनाएं बहुत हैं। सबसे ज़्यादा प्रवासी अगर हम कहें भारत में कहाँ पर आते हैं तो वो मुंबई वाला क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता हुआ, बेंगलुरु हुआ, ये हमारा सिलिकॉन वैली कहलाता है, पुणे हुआ, अहमदाबाद हुआ, चेन्नई हुआ और जयपुर भी, ये सभी हमारे औद्योगिक विकास और नगरीकरण यहाँ ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पर रोजगार की संभावनाएं अधिक हैं। ठीक है, आगे है हमारा जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाली जो व्यक्ति होते हैं उनकी संख्या को हम इसके द्वारा व्यक्त करते हैं, या जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। इसे भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या परिभाषा बहुत बार दे दी जाती है ऑप्शन वाले प्रश्नों में कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है करके डैश दे देते हैं, तो उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं।
इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। देखो यहाँ सबसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना है, तो वो हमारा है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति रहते हैं। और इसी की तुलना में, क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, तो हम राजस्थान की बात भी कर लेते हैं। तो राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार। ठीक है, 1951 में जनसंख्या घनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2011 में 382 हुआ है। पहले 117 था, अब 382 हुआ है। कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि 1951 से लेकर 2011 में जनसंख्या घनत्व में कितना अंतर आया है, तो हम इसको घटा के यहाँ पर निकाल सकते हैं। 382 से 117 को माइनस करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। आगे देखें तो अरुणाचल प्रदेश अगर हम कहें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर रहते हैं। ये भी हमसे पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला तो हमारा बिहार है, जहाँ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और सबसे कम वाला जो बात करें हम, तो अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें हमारा केंद्र शासित प्रदेशों में, तो दिल्ली सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है, जहाँ 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम में हम बात करें तो देखो यहाँ पर हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में 1102 है। कई बार हमसे सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए पूछ लेते हैं। इधर बिहार दे दिया, इधर पश्चिम बंगाल दे दिया, इधर उत्तर प्रदेश दे दिया और सामने जनसंख्या घनत्व दे दिए, तो उनको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। तो हमें ये कम से कम सीक्वेंस से 3 याद होने चाहिए। बिहार 1102 है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है हमारा 1029 और उत्तर प्रदेश आता है 829। तो ये हमारे जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। अगर प्रायद्वीपीय भारत की हम बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में हमारा अलग से अगर हम देखें तो केरल में 859 है और तमिलनाडु में 555 जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ नॉर्मल चीज़ें दी हैं, इन्हें हमें पढ़ना जरूरी नहीं है। आगे देखो, जनसंख्या घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। यहाँ एक प्रश्न बनता है हमारा, जनसंख्या घनत्व खालिस्तान है तो कैसा है, अशोधित माप है। आगे देखो, कुल कृषित भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषिक घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए। भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। यहाँ कायिक घनत्व निकालने के लिए तो हमारा कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र और कृषि घनत्व निकालने के कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, ये सूत्र हमसे अधिकतर पूछे जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा एक नक्शा दिया गया है जिसमें जनसंख्या घनत्व का वितरण 2011 के अनुसार दिखाया गया है। यहाँ पे जो दी गई है उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, यहाँ पे डार्क शेड दे रखी है, यहाँ पश्चिम बंगाल में भी डार्क शेड दे रखी है, इधर बिहार वाला क्षेत्र भी डार्क शेड में है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं। यहाँ नीचे देखें हम तो प्रायद्वीपीय वाले क्षेत्र में हमारा केरल सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है, इसलिए इसे डार्क शेड से दिखा रखा है। ये अगर हम प्रैक्टिकल की दृष्टि से बात करें तो ये हमारा छाया मानचित्र के अंतर्गत आता है, जिसे शेड के थ्रू दिखाया जाता है। जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जैसे 1201 से अधिक है, वहाँ पर बिल्कुल डार्क शेड से दिखा रखा है। उसके अलावा 801 से 1200 के मध्य है, उसे नीचे वाली शेड पे, फिर उससे नीचे वाली शेड पे 401 से 800 के मध्य, इस तरीके से हमने शेडिंग इसमें दे रखी है। आगे देखो, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो जनसंख्या वृद्धि होती है 2 समय अंतरालों के बीच में किसी क्षेत्र विशेष में जो वृद्धि होती है उसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे कि हम बात करें 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में जो वृद्धि होगी उसे ही हम क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। मतलब लोगों की संख्या में परिवर्तन होना एक समय विशेष में, यानी 10 वर्ष के अंतराल में जो लोगों की संख्या में परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। एक सटीक लैंग्वेज में हम यहाँ पर देखें तो जनसंख्या वृद्धि 2 समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन को कहते हैं। इसकी दर को प्रतिशत में हम अभिव्यक्त करते हैं। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं और एक अभिप्रेरित होता है। जबकि प्राकृतिक वृद्धि का विश्लेषण अशोधित जन्म और मृत्यु दरों से निर्धारित किया जाता है। अभिप्रेरित घटकों को किसी दिए गए क्षेत्र में लोगों के अंतर्वर्ती और बहिर्वर्ती संचलन की प्रबलता के द्वारा स्पष्ट किया जाता है।
भारत में जनसंख्या के दोनों दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत ऊंचे हैं और समय के साथ नित्य बढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो 1.64% है। कई जगह हम इसको 1.65% भी पढ़ते हैं। जनसंख्या के दुगने होने का समय, जनसंख्या के दुगने होने का समय वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर पर किसी भी जनसंख्या के दुगने होने में लगने वाला समय है। विगत एक शताब्दी में भारत में जनसंख्या की वृद्धि वार्षिक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास की दर के कारण हुई है। इसलिए यह वृद्धि विभिन्न प्रवृत्तियों को दर्शाता है। इस अवधि में वृद्धि की 4 सुस्पष्ट प्रावस्थाओं को पहचाना गया है। यहाँ हम देखें, यहाँ एक सारणी दे रखी है जिसमें दशकीय वृद्धि दर 1901 से लेके 2011 तक हमारी दिखा रखी है। एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर मैं बताती हूँ, जो 2011 के अनुसार हमारी जनसंख्या यहाँ पे दे रखी है, ये जो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इस जनसंख्या को आंकड़े, ये बिल्कुल सटीक ये वाले आंकड़े एक बार RAS में पूछे गए थे, तो इसलिए हमें ये पूरा सीक्वेंस से भी ये भी डिजिट हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे आंकड़े 121 करोड़ से ही स्टार्ट थे, तो हमें पता ही नहीं चलता। फिर यहाँ हमें सिर्फ 2011 के आंकड़े याद रखने हैं। तो 2011 में कुल जनसंख्या कितनी है, और यहाँ पर वृद्धि का प्रतिशत 17.64 है, या हम इसको 17.65 भी पढ़ लेते हैं। दशकीय वृद्धि दर निकालने का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पे वर्तमान जो जनसंख्या होती है उसमें से हम आधार वर्ष जो हम लेते हैं, यानी पहले वाले वर्ष की जनसंख्या को घटा देते हैं, और बटे में हम वही आधार वर्ष जैसे 2011 में से 2001 की जनसंख्या घटाएंगे, बटे में 2001 की जनसंख्या इंटू 100 करेंगे, तो वो हमारा सारी दशकीय वृद्धि दर निकल आएगी। दशकीय वृद्धि दर यानी कि 10 वर्ष का जो अंतराल है वो। देखो यहाँ पर हम जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्थाएं हमें दिखाई गई हैं। जनसंख्या वृद्धि का एक मानचित्र यहाँ पर 2001 से 2011 के मध्य यहाँ पर बना हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रावस्थाएं जनसंख्या की। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि की रुद्ध या स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, जनसंख्या की वृद्धि की रुद्ध या स्थिर प्रावस्था किस काल को कहा जाता है? तो 1901 से 1921 के मध्य के काल को कहा जाता है। हमें पता है कि इस समय इस अवधि में वृद्धि अत्यंत निम्न थी, यहाँ तक कि 1911 से 21 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे थे, जिससे वृद्धि दर निम्न बनी रही। मतलब जन्म लेने वाले व्यक्ति भी अधिक थे और उसके साथ ही मरने वाले भी अधिक थे, इसलिए वृद्धि दर बहुत कम थी, जिससे निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं, अधिकतर लोगों की निरक्षरता, भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का पर्याप्त वितरण इस अवधि में मोटे तौर पर उच्च जन्म और मृत्यु दरों के लिए उत्तरदायी थे। ये सब सुविधाएं निम्न थी, इसी कारण लोग ज़्यादा मर रहे थे। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। और ऋणात्मक, अगर हमसे यहाँ एक प्रश्न और पूछा जाता है, 1911 से 1921 के दौरान ऋणात्मक वृद्धि दर रहने के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे कि निम्न स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाएं थी, अधिकतर लोगों की निरक्षर थे, और भोजन और अन्य आधारभूत आवश्यकताओं का अपर्याप्त वितरण था। ठीक है, आगे देखो प्रावस्था ख में हम पढ़ते हैं। तो 1921 से 51 के दशकों में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। देश भर में स्वास्थ्य और स्वच्छता में व्यापक सुधारों ने मृत्यु दर को नीचे ला दिया। जैसे ही हम साफ सुथरे रहेंगे और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी तो मृत्यु दर नीचे आएगी, ये हमें पता है। साथ ही साथ बेहतर परिवहन और संचार तंत्र से वितरण प्रणाली में सुधार हुआ। फलस्वरूप अशोधित जन्म दर ऊंची बनी रही, जिससे पिछली प्रावस्था की तुलना में वृद्धि दर उच्चतर हुई। 1920 के दशक की महान आर्थिक मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में यह वृद्धि दर प्रभावशाली रही थी। 1951 से 81 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या विस्फोटक वर्ष कौन से वर्षों को कहा जाता है? तो 1951 से 1981 के मध्य कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यही अवधि थी जिसमें केंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से विकासात्मक कार्यों को आरंभ किया गया। अर्थव्यवस्था सुधरने लगी, जिससे अधिकांश लोगों के जीवन की दशाओं में सुधार सुनिश्चित हुआ। परिणाम स्वरूप जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर और वृद्धि दर उच्चतर हुई। इन सब के अतिरिक्त तिब्बतियों, बांग्लादेशियों, नेपालियों और देश में रहने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और यहाँ तक कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों में भी उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया। यानी प्रवासित होकर लोग किसी क्षेत्र विशेष में आते हैं तो वहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है, ये हमें पता है। 1981 के पश्चात वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि ऊंची बनी रही, परंतु धीरे धीरे मंद गति से घटने लगी।
ऐसी जनसंख्या वृद्धि के लिए अशोधित जन्म दर की अधोमुखी प्रवृत्ति को उत्तरदायी माना जाता है। बदले में यह देश में विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता, विशेष रूप से स्त्री शिक्षा में सुधार से प्रभावित हुई है। देश में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। हमें पता है एक समय आएगा जब 2025 तक ऐसे अनुमान है कि भारत चीन को पीछे छोड़ के पहले स्थान पर होगा। आगे जो है हमारे टॉपिक जनसंख्या में क्षेत्रीय भिन्नताएं, भाषाई दृष्टिकोण वगैरह के बारे में, वो सब हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।